नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनलॉक के बाद पर्यटन के लिए पूर्वोत्तर भारत में भू पर्यटन स्थलों की सूची जारी की। जाइडस कैडिला के जाइकोव डी को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली। पिछले 4 वर्षों में मनरेगा योजनाओं में धन का दुरुपयोग हुआ है। विद्युत मंत्रालय ने बड़ी रुकावट की स्थिति में आवश्यक लोड को बनाए रखने के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए आईलैंडिंग योजनाओं की समीक्षा की। बैंक के नेतृत्व वाली बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आरबीआई तथा इरडा की स्वीकृति अनिवार्य होगी। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनलॉक के बाद पर्यटन के लिए पूर्वोत्तर भारत में भू पर्यटन स्थलों की सूची जारी की है। देश में 32 स्वीकृत भू पर्यटन या भू विरासत स्थलों में पूर्वोत्तर भारत से 12 स्थान शामिल किए गए। इन स्थलों में शामिल है असम का माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश का संगेस्तर सो। वर्ष 1950 में एक बड़े भूकंप के दौरान नदी में अवरोध होने की वजह से निर्मित माधुरी झील के लिए ये प्रसिद्ध है। तीसरा है लोकटक झील मणिपुर। ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। इसमें तैरने वाले जैव भार यानी फुमडी या उन पर मछुआरों की झोपड़ी फुमसंग पाई जाती है। इसके अलावा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पृथ्वी का एकमात्र तैरने वाला वन्यजीव अधिवास स्थल है। ये झील के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है और संगाई या ब्रो एंटलर डांसिंग डियर का अंतिम प्राकृतिक पर्यावास स्थल है। और चौथी है मामलू गुफा मेघालय। ये स्टेग्लेमाइट गुफाएं होलोसीन पुरा जलवायु और पुरा मानसून के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करती हैं। इसके अलावा मेघालय में मावली या गॉड्स रॉक हैं। ये वहारशी नदी घाटी के समक्ष एक पहाड़ी की ढलान पर दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा में 45 डिग्री के कोण पर ढलवा विशाल संतुलित बलुआ पत्थर की चट्टान है। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में शामिल है स्ट्रेमेटोलाइट पार्क सिक्किम, नागा हिल ऑफियोलाइट रीक तलंग मिजोरम, ऊनाकोटी और चबीमुरा त्रिपुरा, उमानंद असम और मेघालय का थेरिया घाट। यूनेस्को विश्व स्तर पर ग्लोबल भू उद्यान भी घोषित करता है। वर्तमान में भारत में कोई वैश्विक भू उद्यान नहीं है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संरक्षण और रखरखाव के लिए भू विरासत स्थलों या राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा करता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इन स्थलों के संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी डीबीटी बायरेक्स समर्थित जाइकोव डी को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी गई है। जाइडस कैडिला द्वारा विकसित ये विश्व का प्रथम और भारत का स्वदेशी रूप से विकसित 3 खुराक वाला डीएनए आधारित कोविड-19 टीका है। इसे वयस्कों सहित बच्चों और 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के किशोरों को भी दिया जा सकेगा। इस टीके को मिशन कोविड सुरक्षा के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। जाइकोव डी बायरेक द्वारा कार्यान्वित है। इसे पूर्व नैदानिक अध्ययन एवं परीक्षण के लिए राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन और मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टिया के तहत समर्थन प्रदान किया गया है। बायरेक एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्र की उत्पाद विकास आवश्यकताओं के संबंध में रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं डीएनए आधारित टीकों के बारे में। इसके तहत टारगेटेड टिश्यूज में डीएनए म्यूटेशन युक्त प्लाज्मिड का अंतर्वेशन किया जाता है, जो कि अपेक्षित प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करने के लिए एंटीजन की कोडिंग करता है। ये उपागम पारंपरिक उपागमों की तुलना में विभिन्न संभावित लाभ प्रदान करता है। इसमें बी और टी कोशिका प्रतिक्रियाओं की उत्तेजना, बेहतर टीका स्थिरता, किसी भी संक्रामक अभिकारक की अनुपस्थिति और व्यापक स्तर पर निर्माण की सापेक्षिक सुगमता शामिल है। भारतीय वैक्सीन मिशन कोविड सुरक्षा को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत आरंभ किया गया था। इसे बायरेक द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और प्रभावकारी कोविड-19 टीकों का विकास करना है। पिछले 4 वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं में धन का दुरुपयोग हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत भर में ग्रामीण विकास विभागों के अधीन सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों ने मनरेगा के तहत 935 करोड़ रुपए के वित्तीय दुरुपयोग का पता लगाया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 17 में ग्राम पंचायतों के सभी कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है। पिछले 4 वर्षों में केवल एक बार देश
देश में 2,65,000 ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षाएं की गयी। सामाजिक लेखा परीक्षा लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित एक कार्यक्रम या योजना का परीक्षण और मूल्यांकन है। सामाजिक लेखा परीक्षा के तहत जमीनी वास्तविकताओं के साथ आधिकारिक रिकॉर्ड्स की तुलना की जाती है। ये विजन या लक्ष्य जमीनी वास्तविकता के बीच तथा दक्षता और प्रभावशीलता के बीच के अंतराल को कम करने में सहायता करती है। योजना की लेखा परीक्षा के नियमों को वर्ष 2011 में और लेखा परीक्षा मानकों को वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2011 के नियमों के अनुसार राज्य सरकार प्रति 6 महीने में एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा की सुविधा प्रदान करेगी। मनरेगा अधिनियम 2005 एक वित्तीय वर्ष में एक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सवेतन रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य के लिए इच्छुक हों। राज्य सरकारें इस अधिनियम के तहत अपनी स्वयं की निधियों से गारंटीकृत अवधि से अतिरिक्त कार्य दिवस प्रदान करने के लिए प्रावधान कर सकती हैं। विद्युत मंत्रालय ने बड़ी रुकावट की स्थिति में आवश्यक लोड को बनाए रखने के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए आइलैंडिंग योजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पहले से ही 26 मौजूदा कार्यान्वयन अधीन योजनाओं के अतिरिक्त प्रमुख शहरों के लिए 17 नई आइलैंडिंग योजनाओं की कार्य योजना बनाई गई है। ये भारत के विद्युत ग्रिड्स की सुरक्षा के लिए किया जा रहा एक प्रयास है। ये इस तथ्य को महत्व देता है कि भारत के 5 क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों में से 4 के ऊपर साइबर हमले दर्ज किए गए हैं। ये 4 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स देश के महत्वपूर्ण विद्युत लोड प्रबंधन कार्यों की देखरेख में मदद करते हैं। आइलैंडिंग योजना विद्युत व्यवस्था के लिए एक रक्षा तंत्र है। इसमें प्रणाली के एक हिस्से को बाधित ग्रिड से अलग किया जाता है ताकि ये उपभाग बाकी ग्रिड से अलग रह सके और इस क्षेत्र में आवश्यक लोड की आपूर्ति में निरंतरता बनी रहे। आइलैंडिंग योजना महत्वपूर्ण अवसंरचना प्रणालियों, नेटवर्क और आस्तियों का निकाय है जो किसी राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी जनता के स्वास्थ्य या सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ग्रिड की देखरेख करने का उत्तरदायित्व राज्य द्वारा संचालित पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पोसोको में निहित होती है। इसके द्वारा क्षेत्रों के भीतर और विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत के हस्तांतरण तथा विद्युत के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की सुविधा प्रदान की जाती है। इस महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्र में शामिल है बैंकिंग एवं वित्त, भोजन और किराना, ऊर्जा, डेटा और क्लाउड, अंतरिक्ष, शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार, परिवहन, संचार, जल, स्वास्थ्य, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा। बैंक के नेतृत्व वाली बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्वीकृति जरूरी होगी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2019 में संशोधन करने वाले नए विदेशी मुद्रा प्रबंधन द्वितीय संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन के प्रशासन के लिए विधिक ढांचा प्रदान करता है। इन नए नियमों के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इसके तहत किसी निजी बैंक द्वारा प्रवर्तित बीमा कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आवेदनों को आरबीआई और इरडा द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ये प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी निवेश की 74% सीमा का उल्लंघन न हो। इसके पहले वर्ष 2019 के नियमों के तहत ये सीमा 49% निर्धारित थी। विदेशी निवेश वाली घरेलू बीमा कंपनियों में अधिकांश निदेशक और प्रमुख प्रबंधन से संबंधित व्यक्ति निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा 3 प्रमुख प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों में से कम एक को भी निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2020 में 3.76% की बीमा पैठ के साथ संशोधित नियम बीमा क्षेत्र में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने और बीमा पैठ में वृद्धि करने के लिए नए उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में अधिक सहायता कर सकते हैं। हाल ही में बीमा क्षेत्र की सहायता के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे इरडा ने डिजी लॉकर के माध्यम से बीमा पॉलिसी जारी करने की घोषणा की है। सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले सामान्य बीमा में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा इरडा ने बीमाकर्ताओं को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रिट्स की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। कॉलेजियम प्रणाली द्वारा उच्चतम न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई। पहली बार कॉलेजियम प्रणाली द्वारा एक ही प्रस्ताव में 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संस्तुति की गई है। कॉलेजियम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों से गठित एक समिति होती है। ये समिति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के
संबंध में नामों की अनुशंसा करती है। वर्ष 1981 से लेकर वर्ष 1998 तक उच्चतम न्यायालय के समक्ष आए न्यायाधीशों से संबंधित 3 मामलों के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम प्रणाली को स्थापित किया गया था। दैहिक स्वतंत्रता और गिरफ्तार करने की शक्ति। एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान उच्चतम न्यायालय ने दैहिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारियों को गिरफ्तार करने की शक्ति और इसे उपयोग करने का औचित्य के बीच भेद स्थापित करने के लिए निर्देश दिया है। इसके तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान की अपूरणीय क्षति होती है, इसलिए गिरफ्तारी तब की जाएगी जब अभिरक्षा जांच आवश्यक हो या कोई जघन्य अपराध किया गया हो तथा जहां साक्षी को प्रभावित करने या आरोपी के फरार होने की संभावना हो। चीन में 3 बच्चों वाली नीति से संबंधित कानून पारित। चीन की विधायिका ने औपचारिक रूप से देश के परिवार नियोजन नियमों में संशोधन किया है ताकि दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति मिल सके। ये बदलाव चीन में हुई जनगणना के आंकड़ों को देखते हुए किया गया है। इसमें पिछले वर्ष दर्ज किए गए आंकड़ों के मुताबिक 12 मिलियन बच्चों का जन्म हुआ है। हालांकि वर्ष 1961 से ये पहली बार है जब जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या इतनी कम रही है। जनगणना में 60 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों की संख्या लगभग 264 बिलियन है। ये कुल जनसंख्या का लगभग 18.70% है। हथकरघाओं के निर्यात संवर्धन के लिए सुनील शेट्टी समिति। सरकार ने श्री सुनील शेट्टी की अध्यक्षता में भारतीय फैशन डिजाइन परिषद नई दिल्ली में एक समिति का गठन किया है। ये समिति 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर 3 वर्ष की अवधि में हथकरघा उत्पादन को 2 गुना करने और निर्यात को 4 गुना करने के लिए की गई घोषणा के अनुसरण में गठित की गई है। समिति अपनी प्रारंभिक अनुशंसाएं समिति के गठन की तिथि से 30 दिनों के भीतर और अंतिम रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यूएसओएफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ ने अगरतला तक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूएसओएफ नई दूरसंचार नीति 1999 में ये प्रावधान किया गया था कि सूचना और प्रौद्योगिकी के सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूर्ण करने के लिए संसाधनों को एक सार्वभौमिक अभिगम के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा। यूएएल यानी यूनिवर्सल एक्सेस लेवी दूरसंचार लाइसेंस धारियों द्वारा अर्जित राजस्व का निर्धारित प्रतिशत है। इसमें यह भी परिकल्पना की गई थी कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए यूएसओ का कार्यान्वयन सभी स्थायी सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाएगा। साथ ही इनकी प्रतिपूर्ति यूएसओएफ के माध्यम से की जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय तार संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यूएसओएफ को एक सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। रक्षा मंत्रालय या सैन्य सेवा वेबसाइट पर नियोजित खरीद। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय या सैन्य सेवा वेबसाइट पर नियोजित खरीद को प्रकाशित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 के तहत रक्षा उद्योग के साथ दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना और भविष्य की आवश्यकताओं को साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप का प्रावधान किया गया है। इससे रक्षा उपकरण निर्माताओं को मूल उपकरण निर्माताओं के साथ प्रौद्योगिकी समझौता संबंधी योजनाओं के निर्माण में, उत्पादन लाइनें स्थापित करने में या उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि शरण एटलस। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद द्वारा विकसित किया गया है। ये एटलस डिग्रेडेड भूमि का राज्यवार आकलन प्रदान करेगा। इस एटलस के मुताबिक भारत में वर्ष 2011 से 13 और वर्ष 2018 से 19 के बीच 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 28 में मरुस्थलीकरण के स्तर में वृद्धि हुई है। इससे पहले वर्ष 2003 और 5 और वर्ष 2011-13 के बीच 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 25 में मरुस्थलीकरण के स्तर में वृद्धि देखी गई थी। मरुस्थलीकरण जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले सतत क्षरण को संदर्भित करता है।
प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q2 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 की द्वितीय तिमाही में जारी नवीनतम इंडेक्स में 5 स्थानों की गिरावट के साथ दिल्ली 37वें स्थान पर है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक है। ये संपूर्ण विश्व में त्रैमासिक आधार पर 45 से अधिक शहरों में घरेलू मुद्रा में प्रमुख आवासीय कीमतों में होने वाले बदलाव को दर्शाता है। इसके लिए ये नाइट फ्रैंक के वैश्विक शोध नेटवर्क का उपयोग करता है। इसके तहत प्रमुख आवासीय संपत्ति को किसी चिन्हित किए गए स्थान पर सर्वाधिक वांछनीय और सबसे महंगी संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे सामान्य तौर पर मूल्य के आधार पर प्रत्येक बाजार के शीर्ष 5% के रूप में परिभाषित किया जाता है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। सोमनाथ। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उद्घाटन की गई परियोजनाओं में सोमनाथ समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने सोमनाथ का पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल है। प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर गुजरात के सोमनाथ में स्थित है। इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। नागपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने नागपुर मेट्रो के सीताबर्दी जीरो मिल कस्तूर चंद पार्क मार्ग के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे की शुरुआत अंग्रेजों ने वर्ष 1907 में जीरो मिल पॉइंट नागपुर से की थी। इसे वे भारत का एक केंद्र बिंदु मानते थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।